नमस्कार दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अवगत है कि दूरदर्शन लोकोपयोगी जन सरोकारी कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है और स्वास्थ्य के प्रति भी आप सभी को लगातार जागरूक करता रहता है। अब मैंने स्वास्थ्य की बात की है तो आपको बताते चले कि हम सभी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो हो चुके हैं। जो मार्केट में फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से उपलब्ध सामग्री है उसका सेवन भी लगातार करते हैं, खाते रहते हैं। पैकेजिंग के सिस्टम को भी लगातार बढ़ावा दिया गया है और पैकेजिंग की बात की गई तो आप सभी अवगत है कि अब हम पैकेजिंग फूड्स को भी अपना रहे हैं। 2-3 दिनों तक पराठे को भी आप रख के पैकेजिंग के माध्यम से बाजार में उपलब्ध है, लेकिन क्या वो सेफ है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की। अगर उसका आपको सर्टिफिकेट दिखता है, आपके पास जो पैकेजिंग खाद्य सामग्री उपलब्ध है उस पैकेट के अंदर या बाहर यूं कहें कि आपको FSSAI का टैग मिलता है तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि खाद्य जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें वो काफ़ी सुरक्षित है। अब हम आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले कि लगातार हमारी जो सरकार है वो ईट राइट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा दे रही है। क्यों आवश्यकता पड़ी ईट राइट इंडिया मूवमेंट की? बिल्कुल इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर मनीषा नारायण जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, हमारे सारे श्रोतागण और सारे लोगों को यहाँ पे मेरा नमस्कार। मैडम एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमने खाने की बात की है, निश्चित तौर पर हम सभी खाना खाते हैं और खाने का स्वाद जितना अच्छा है उतना ही सेफ हो इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे FSSAI क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? FSSAI 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारत सरकार के अंतर्गत है। और जैसे कि अब FSSAI का जो मेजर रोल है, जो FSSAI क्या काम करती है वो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो FSSAI का पहला रोल है कि ये साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स बनाती है, मानक हर एक खाद्य पदार्थ के। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल है पूरी फूड को रेगुलेट करती है कंट्री की। अब कैसे रेगुलेट करती है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग को, स्टोरेज को, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को और इम्पोर्ट्स को भी। जो भी खाद्य पदार्थ दूसरे देश से हमारे देश में आता है उसको भी FSSAI ही रेगुलेट करती है। और इसका मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है या मैंडेट आप कहिए FSSAI का ये है कि भारतवर्ष के हर एक लोगों को, जो भी भारतवर्ष में रह रहे हैं, उनको सेफ एंड होलसम खाना मिले। अब मैं थोड़ा सा सेफ और होलसम की बात करूंगी, क्योंकि जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो खाद्य पदार्थ सेफ होना ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी कम्स बिफोर स्टैंडर्ड्स या क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब तक, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, आपके पास एक थाल है जिसमें कंप्लीट बैलेंस डाइट रखा है, लेकिन उसमें बहुत सारी मक्खियाँ या चींटियाँ लग रही हैं, तो क्या वो खाने योग्य है? नहीं है, क्योंकि ये सुरक्षित ही नहीं है। इसलिए सेफ्टी कम्स फर्स्ट बिफोर क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन। तो यही प्रमाणीकरण करते हुए सर्टिफिकेट दिया जाता है। जी, FSSAI सर्टिफिकेट तो नहीं देती है, FSSAI लाइसेंस देती है और रजिस्ट्रेशन करती है। मैम एक जो आपने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात की है, पहले हम इस पर बात करते हैं कि बहुत सारे, क्योंकि अब लगातार जो है इंडिया, हमारे देश में जो है एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स भी बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग व्यापार भी कर रहे हैं। खाद्य मतलब हमारा जो अपना फूड है उसको प्रसंस्करित रूप में यानी प्रोसेसिंग करके नए नए बाजार में सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। तो जो लोग लाइसेंस लेना चाहेंगे वो कहाँ अप्लाई करेंगे? हमारा जो लाइसेंस है वो टोटल 100% डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम है। उसमें फॉस्कॉस पोर्टल है, उस पोर्टल पे खाद्य जो बिजनेसमैन है, फूड बिजनेस ऑपरेटर हम उनको कहते हैं, वो अपने आप जाके अपने आप को रजिस्टर करके अपनी फॉर्म भर लेते हैं और जो भी फीस है वो उसको ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, क्योंकि वो फीस ऑलरेडी अपने आप ही मांगता है। आप जितने साल, 1 साल से लेके 5 साल तक आप एक बार लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आप अप्लाई करते हैं और फिर वो पोर्टल में सबमिट करते हैं। सबमिशन के बाद आपको जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है उसके अंतर्गत आपको एक जवाब आएगा कि आपका या तो आपको लाइसेंस इश्यू हो जाएगा या आपके कोई डॉक्यूमेंटेशंस में कोई कमी, क्योंकि उस फॉर्म के साथ आपको कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो उसमें जब अगर आपकी पहले बार में अगर सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको लाइसेंस इश्यू हो जाता है, और अगर आपको कोई और चीज़ों की ज़रूरत है तो अधिकारी आपको वापस भेजता है उसी माध्यम द्वारा, ऑनलाइन ही, और आप उसको पूरा करते हैं तो आपको लाइसेंस
मिल जाती है। यस, बहुत अच्छी जानकारी दी मनीषा मैम, इसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि आवश्यकता है बदलते दौर के साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना जी, है ना। और ये जागरूकता तभी संभव है जब हम खाना अच्छा खाएं, और इसके लिए FSSAI लगातार काम कर रहा है। मैम, एक जो सवाल इम्पोर्टेंट, ईट राइट इंडिया मूवमेंट 2018 में शुरुआत की गई। ईट राइट इंडिया मूवमेंट क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे देश को? ईट राइट इंडिया FSSAI का एक बहुत बड़ा कैंपेन है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी हमें क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज के दौर में हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करते हैं। हम बीमार होने से पहले ही प्रिकॉशन ले लें, और हेल्दी किसी भी कंट्री का पूरा आधार है कि उसके लोग हेल्दी हों। बिल्कुल। तो इसलिए ईट राइट इंडिया और FSSAI का केवल रेगुलेशन या स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, पर इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो सारे लोगों को इंश्योर करे कि सेफ़ एंड होलसम फूड है। और अगर हम सेफ़ एंड होलसम फूड खाते हैं तो हमारा हेल्थ कैसे सही रहेगा और हमें सही हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड कैसे मिले। तो इसका इंश्योर करने का ये भी एक बहुत बड़ा दायित्व है FSSAI का। इसीलिए इसको आगे ले चलने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट की गई जो ईट राइट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानी जाती है। और इसमें जो मेन आपका थीम है, ये 3 थीम्स पे बेस्ड है। कैसे ईट सेफ, ईट हेल्दी और ईट सस्टेनेबल। अब आप पूछेंगे सस्टेनेबल की क्यों बात करते हैं? मैं पूछने ही वाली थी, आपने बोल भी दिया कि यहाँ पर सस्टेनेबल की क्या आवश्यकता पड़ी है। क्योंकि देखिए, हम सुरक्षित खाएं, हेल्दी खाएं, लेकिन हम सुरक्षित और हेल्दी खाने के साथ साथ हमें अपने एनवायरनमेंट की भी संरक्षा करना है। बिल्कुल, सस्टेन करना है, उसको टिकाऊ खाना है हमें। मनीषा मैम, महत्वपूर्ण सवाल तो हमने बहुत सारे आपसे किए, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपके बारे में हम लोगों को जानकारी भी मिली कि वर्ष 2018 से लेकर अब तक आप ईट राइट इंडिया मूवमेंट के लिए बहुत काम कर चुकी हैं। और क्योंकि हमारे दर्शक बहुत सी बातें जानते हैं और आपके विषय में भी जानना चाहेंगे कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट को आपने कैसे संचालित किया है और अब तक देश के किन किन हिस्सों में जाकर आपने काम किया है, कैसे लोगों को जागरूक किया है। FSSAI के जो ईट राइट इंडिया जो कैंपेन है, ये बहुत ही बड़ा कैंपेन है। पूरा भारतवर्ष में ये चल रहा है और हम इसको आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, ये मतलब कई सारे प्रोग्राम इसके साथ हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है उसमें ईट राइट स्ट्रीट फूड हब्स, जो आप देखते हैं ना रेडी पटरी में जो खाने वाले हैं, तो वो FSSAI इंश्योर कर रही है कि वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो हैं कैसे सुरक्षित और न्यूट्रिशियस फूड लोगों को पहुंचाएं। दूसरी बात है ईट राइट फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स के लिए प्रोग्राम है। ईट राइट स्टेशंस हैं जो आप देखते हैं ना, रेलवे स्टेशन। 1 सेकेंड मैम, इंटरप्ट कर रही हूँ। यानी कि जो कहा जाता रहा है पहले से कि अरे रोड का खाना नहीं खाओ, अब बहुत सेफ है, हम उस की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि सेफ्टी हो। हम ये आज भी नहीं कह सकते कि वो सेफ है। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये आप एनफोर्समेंट के द्वारा नहीं कर सकते। आपको उनके में इसको कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रमोशन, अवेयरनेस के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें रोल ये एक कलेक्टिव रोल है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिजनेसमैन ही करे। हम सबका एक रोल है, रेगुलेटरी का एक अपना रोल है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का अपना रोल है, एक्सपर्ट्स का एंड प्रोफेशनल्स का अलग रोल है, डेवलपमेंट एजेंसीज का अलग रोल है, और सिटीजन एट लार्ज का तो सबसे ज़्यादा रोल है। क्योंकि जब तक हम सुरक्षित और क्वालिटी वाला न्यूट्रिशियस फूड डिमांड नहीं करेंगे, हमें खाद्य विक्रेता नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें खुद भी, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें लोगों को उनसे खुद बोलना चाहिए, हाथ धो के दीजिए। अच्छा मैम, एक मेरे मन में सवाल आ रहा है, क्योंकि लगातार हमारी सरकार भी बहुत जागरूक होते हुए बहुत कड़ाई भी कर रही है, तो क्या जो हम सेफ्टी फूड की बात कर रहे हैं, तो क्या जो रोड पर सामग्री बिकती है, अगर इन केस कोई फूड पॉइजनिंग हो जाए, किसी तरीके की घटना घट जाए, उनके द्वारा जो सामान हमने लिया है बाजार में, हमने खा लिया और हम बीमार पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई सजा का प्रावधान या कोई कानूनी व्यवस्था की गई है? जो मानक और फूड सेफ्टी सेफ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करवाते हैं। फिर भी रिस्क ऐसी चीज़ है, कभी भी एक आउटब्रेक हो सकता है। तो इस आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो लोकल फूड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, और वो ऑफिसर्स खुद आके उस पर एक्शन लेते हैं। एंड अगर हम सैंपल उठाते हैं और सैंपल उठाने के बाद जो लैब रिपोर्ट के द्वारा अगर कोई चीज़ गलत पाई जाती है, तो उस केस में अगर फूड अनसेफ आता है, उस केस में सज़ा की प्रावधान है। और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के हिसाब से
कितने साल की सज़ा है वो डिफाइंड है लॉ के अंदर। जी बिल्कुल मैम, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रही है और जैसा कि हम सभी अवगत हैं, निश्चित ही तौर पर पूरा का पूरा विश्व कोविड काल से गुजरा है और उस दौरान खाद्य सुरक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा बातें हुई, सबसे ज़्यादा जागरूकता भी आई कि खाने जो आप सब्जी लाते हैं उसको भी कैसे धोना है, तमाम बातें आई। लेकिन खाद्य सुरक्षा को लेकर सरकार भी काफ़ी जागरूक लोगों का कर रही है और इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी लाए गए। मैम, क्या प्रावधान और क्या नियम है, हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे। नियम देखिए, खाद्य सुरक्षा जो एक्ट है ये इसमें ये पूरे नियम ही है इसमें कि कैसे हम ये, और इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स भी हैं, फूड बिजनेस भी है, इंपोर्ट भी है, पूरा फूड सप्लाई चेन इसमें इन्वॉल्व है। और आप देखेंगे कि हम पूरे फूड सप्लाई चेन को संचालित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। मतलब हम किसान को छोड़ते हैं और कंज्यूमर को छोड़ते हैं और वो पूरा लाइन, आपका पूरा सप्लाई चेन उसमें रेगुलेट होता है FSSAI के द्वारा। किसान को हम इसलिए छोड़ते हैं कि किसान को के लिए एक अलग मंत्रालय है किसानों के लिए, बिल्कुल, और कंज्यूमर तो रेगुलेशन में आता ही नहीं है। तो आप इसलिए आप देख रही हैं कि FSSAI का रोल बहुत बड़ा है, मानक भी बना रही है और रेगुलेशन भी कर रही है। लेकिन अगर जो लोगों की एक धारणा है कि FSSAI का केवल टैग मीन्स आपका लोगो ही नहीं बल्कि उसका लाइसेंस नंबर भी लिखा होना चाहिए या रजिस्ट्रेशन नंबर भी, क्योंकि ट्रेसेबिलिटी उसी नंबर से है। मैम, इसी पे मैं एक आपको वाक्य बताने जा रही हूँ और दर्शक आप भी अवेयर रहे। मैं कुछ दिन पहले कुछ सामान बाजार में खरीद रही थी, तो वहाँ पर FSSAI लिखा हुआ था, मगर उसके नीचे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या जो कोड होता है, बार कोड होता है, लाइसेंस नंबर कुछ भी नहीं था। तो मैंने बोला ये FSSAI का क्या मीनिंग है? तो बोला मैडम सब जगह छपा रहता है ना, तो हम भी छाप दिए हैं। तो मतलब सिंपल है कि बहुत सी अवेयरनेस की अभी भी कमी है। और क्यों आवश्यकता है FSSAI का, इसकी जानकारी की भी अभाव है लोगों के बीच में। निश्चित ही तौर पर फूड प्रोसेसिंग के तहत जो बाजार में खाद्य उपलब्ध है, हम बिना पैकेट्स को देखे, बिना पैकेट की पूरी जानकारी लिए उसको कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं और खाते भी हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर हम सभी का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है और इसकी जिम्मेदारी फिर कोई नहीं लेता है। तो इसके अवेयरनेस के लिए, FSSAI के अवेयरनेस के लिए आपका मंत्रालय कैसे लोगों को और आम जनों को जागरूक कर रहा है? FSSAI का एक मेजर रोल है अवेयरनेस प्रोग्राम्स। सबसे पहले तो हमारा वेबसाइट ही बहुत ही अच्छा इक्विप्ड है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो वेबसाइट है वो www.fssai.gov.in, उसमें डिफरेंट रिसोर्सेज है, वहाँ पे बुक्स हैं, एक्ट इटसेल्फ बहुत इक्विप्ड है, उसके अलावा गाइडलाइंस है, मिथ बस्टर्स है, क्या लोग सोचते हैं क्या एक्चुअली करना चाहिए वो जानते नहीं है, वो खुद कुछ और करते रहते हैं, तो मिथ बस्टर्स भी हैं। फिर आपको एडल्ट्रेशन कैसे आप जानेंगे घर के छोटे छोटे घरेलू नुस्खे से, वो भी बताई गई है। प्लस आपको अगर मान लीजिए आप कोई खाद्य पदार्थ लाए हैं अपने घर पर और कंज्यूमर खुद उसको टेस्ट करवाना चाहता है, तो खुद भी लेबॉर्ट्री में जाके एक फूड सेफ्टी ऑफिसर को कांटेक्ट करके क्योंकि सैम्पलिंग का एक प्रॉपर प्रोसीजर है और एक क्वांटिटी है, अगर आप उससे कम क्वांटिटी में देते हैं तो लैब उसकी जांच नहीं कर पाएगी। इसलिए फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करके सैम्पलिंग करते हैं और वो लैब में भेजते हैं। हमारा जो अधिनियम है उसमें सेक्शन 40 जो है वो कंज्यूमर को इक्विप करता है कि वो कैसे अपने खरीदे हुए खाद्य पदार्थ को लेबोरेटरी में टेस्ट कराए। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपने टेस्ट की बात की, तो क्या हमारे बिहार राज्य में, क्योंकि हमारा जो बिहार है बड़ा ही प्यारा राज्य है, 13 करोड़ की आबादी से अधिक आबादी है, और ऐसी स्थिति में बड़े राज्य होने और देश में भी तीसरे और दूसरे स्थान पर हमें जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो ऐसे में हमारे यहाँ मैन पावर ज़्यादा है, हमारे यहाँ कंज्यूम करने की क्षमता ज़्यादा है, तो क्या हमारे राज्य में भी कोई लेबोरेटरी उपलब्ध है? आपके राज्य में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की लेबोरेटरी है रक्सौल में। अच्छा। तो वो लेबोरेटरी बहुत अच्छा काम कर रही है और वहाँ पे जो लोकल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो खाद्य पदार्थ उठा के और सैंपल वहाँ जांच करवाते हैं। लेकिन हमारे पूरे कंट्री में बहुत बड़ा लैब नेटवर्क है। ओके। तो आप उसको, हमारी नोटिफाइड लैब्स हैं, तो उस नोटिफाइड लैब्स में आप
जो ऑफिसर है वो उसको भेजता है और वो जांच होके रिपोर्ट आपके 14 दिन के अंदर मिल जाता है। मिल जाती है। हाँ। मैम एक सवाल मेरे मन में लगातार चल रहा है कि ठीक है रक्सौल में उपलब्ध है और बिहार बहुत बड़ा है या देश बहुत बड़ा है, तो ऐसे में क्या हर जिले में या प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर आप हमारी जो फूड सेफ्टी के लिए क्या ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं? हाँ, पंचायत लेवल पे प्रोविजन है अधिनियम में, पर अभी स्टेट लेवल पे एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स हैं। FSSAI तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेंटर पे है और एपेक्स बॉडी है फूड के लिए। ओके, पॉलिसी बनाती है और एनफोर्समेंट भी करती है और लाइसेंसिंग भी करती है। बहुत अच्छी जानकारी दे रही है मनीषा मैम। अब हम फिर से एक बार ईट राइट इंडिया मूवमेंट पर आते हैं, क्योंकि ईट राइट इंडिया मूवमेंट में आपने वर्ष 2018 से बहुत काम किया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी दूरगामी सोच रही है कि सिर्फ इंडिया की ही हम बात नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड यानी ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। हमारा जो अपना प्रोडक्ट है वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे कोनों में भी पहुंचे, इसलिए लगातार हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो भी लगातार काम कर रहे हैं और फूड सेफ्टी की भी बात कर रहे हैं। तो मैम फूड सेफ्टी यानी कि क्यों आवश्यकता है? आप सबसे बड़ी बात है हमने FSSAI की आवश्यकताओं को और तमाम बातों को जाना। अगर हमारा प्रोडक्ट देश के दूसरे भाग से होते हुए विश्व के दूसरे भाग में जाए, इसके लिए क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं? रूपा मैम, मैं ये आपको ये बताना चाहूँगी कि एक्सपोर्ट FSSAI कंट्रोल नहीं करती है। ओके। एपिडा एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में, वो करती है। क्योंकि एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कंट्रोल करती है FSSAI, क्योंकि FSSAI जो भी मानक बनाती है वो देश के अंदर के मानक है, हर देश का अपना मानक होता है। तो अगर हमारे यहाँ से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट होता है, तो सपोज कोई मिडिल ईस्ट में किसी पर्टिकुलर कंट्री में कर रहे हैं किसी बिजनेसमैन, तो वो बेसिकली वहाँ के मानक को उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उनके देश में वही मानक अलाउड है। अगर उनके मानक के हिसाब से नहीं बनाएंगे तो उनके देश में अलाउ ही नहीं होगा। जैसे हम इंपोर्ट में अपने देश के मानक के हिसाब से सामान लेते हैं और सेल अलाउ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक और जो सवाल है कि ERI किस तर्ज पर काम कर रहे हैं, क्या थीम है? 3 थीम है, ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट सस्टेनेबल। बहुत बढ़िया मैम। इसके प्रमोशन की भी बात हमने की, तो आप इसे प्रमोट कैसे कर रहे हैं? ये इसमें FSSAI जो है ये पूरे कंट्री में बड़ा वास्ट स्तर पे काम कर रही है। इसमें वेरियस प्रोग्राम्स बनाया गया है, स्कूल लेवल से ही प्रोग्राम्स है। स्कूल पे है ईट राइट स्कूल है, ईट राइट कैंपस, जैसे आपका भी कैंपस अगर कोई कैंटीन चल रहा है तो आप इसको ईट राइट कैंपस बनवा सकती हैं, और वो हमारे वेबसाइट पे आपका नाम लिखा जाता है कि आपके कैंपस है जो वो सुरक्षित और हेल्दी खाना दे रही है लोगों को इस कैंपस में। उसके अलावा आपका ईट राइट स्टेशन जो आप रेलवे स्टेशन वगैरह देखते हो उस पे है। फिर आपके पास ईट राइट स्ट्रीट फूड हब, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। उसके अलावा आपका ईट राइट फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स हैं। देन उसके बाद हमारे फोर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा, आपने फोर्टिफिकेशन नाम सुना होगा, जो स्टेपल्स को फोर्टिफाई, क्योंकि क्या होता है आज जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट कंजम्पशन के ना होने के, प्रॉपर होने के कारण जो डेफिशिएंसी डिजीजेज आ रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेपल्स है। आपका राइस आपने सुना होगा, फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड ऑयल, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा। फिर कम्बैटिंग एडल्ट्रेशन, ये बहुत एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा मतलब एक जिसे कहेंगे कि नासूर है पूरे सोसाइटी में, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेव फूड एंड शेयर फूड। मतलब आप खाना को वेस्ट ना करिए। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि आप खाना को, जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम लोग करते हैं, शादी की पार्टी करते हैं, उसमें क्या होता है खाना बचता है और लोग क्या करते हैं उसको वेस्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि आप वेस्ट ना करिए, आप खाना को संरक्षित करिए और उसको ऐसे जगह पहुंचाइए जहां लोगों की ज़रूरत है। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इन जनरली हम लोगों ने ये भी देखा है कि बहुत से लोग अगर बहुत सारी वैरायटीज़ लगी है तो सभी वैरायटी को अपनी थालियों में भर लेते हैं, लेकिन वो पूरा खा नहीं पाते हैं, इसमें खाना वेस्ट होता है। शायद हो सकता है उस दौरान कई भूखे लोगों का खाना भी आप खा रहे हो और उसको बर्बाद कर रहे हो, है ना। तो हमारी आबादी को पूर्ण रूप से भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। और किसी ज़माने में हमने सुना है कि पूरे देश को खाना उपलब्ध हो, भोजन उपलब्ध, इसलिए सामूहिक तौर पर व्रत भी रखा जाता था, है ना। तो बिल्कुल खाना को वेस्ट ना करें। बहुत अच्छा संदेश दे रही है मैम आप। मैं चाहूँगी कि आप अपने से ये संदेश पूरे देश को दें तो हमारे दर्शक जागरूक हों। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हाउस वाइफ्स के लिए भी बताना चाहूँगी कि नॉर्मली बहुत छोटी सी चीज़ है पर हम नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, तेल जो तेल है उसमें तलते हैं और बार बार उसी तेल को रख लेते हैं। तो हमने जब इसको लैब टेस्ट कराया तो जो उसमें फूड पार्टिकल्स जो जल के नीचे कार्बन बन जाते हैं, इट इज़ इक्वलेंट टू टॉक्सिन, वो जहर बन जाता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो हम कहते हैं कि आप अगर तेल यूज़ कर रहे हैं और अगर तेल आपका साफ़ है तो 2 बार से मैक्सिमम ज़्यादा मत तलिए।
और ये हमारे लिए इसको भी कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ईट राइट इंडिया के अंतर्गत ही है। उसको हम रूको कहते हैं, RUCO, रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल। अब लोग कहेंगे कि इतना तेल जो बच जाता है उसको हम क्या करें, हम कहाँ इसको, क्योंकि आप बाहर भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि आप इन्वायरमेंट सस्टेन की बात कर रहे हैं। तो आप अगर अपने सॉइल को ख़राब करेंगे तो कैसे आपकी आके उपज होगी और सॉइल ख़राब होगा। तो उसके लिए एक रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल का प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें जगह जगह से ऑयल को कलेक्ट किया जाता है, जो जला हुआ तेल होता है, और ये बायोडीजल में कन्वर्ट किया जा रहा है। वाह, बेहतरीन जानकारी। तो आप हेल्थ भी कंट्रोल कर रहे हैं और आप अपने एनवायरनमेंट को भी संरक्षित और टिकाऊ रख रहे हैं। यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दे रही है मनीषा मैम। आपसे बात करते हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे दर्शक भी काफ़ी खुश हो रहे होंगे। उनको भी लग रहा होगा कि और कितनी जानकारी हम ले लें। मुझे भी लग रहा है कि मैं भी कितनी जानकारी ले लूँ आपसे। अपने खाने की बात की, और साथ ही आपने बताया कि कैसे उसका ईंधन के रूप में बिल्कुल प्रोसेसिंग कर उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैम, चलते चलते एक संदेश हम लेना चाहेंगे आपका, और पूरे देश के नाम एक संदेश, क्योंकि आप ईट राइट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं, डिप्टी डायरेक्टर भी हैं, और साथ ही साथ बहुआयामी प्रतिभा की धनी भी है। निश्चित तौर पर हमारे दर्शक इस बात को समझ भी रहे होंगे। तो हमारे दर्शकों को आप क्या हमारा ईट राइट इंडिया मूवमेंट को अच्छे से, उसकी गहराई से जानकारी ले हमारे वेबसाइट से, और जो वेबसाइट पे डिफरेंट बुक्स दिए हुए हैं उस पर भी दें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखें कि जब तक आपका सेहत सही नहीं है आप सबसे गरीब हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप सबसे गरीब हैं, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ा धन है। तो हमारा ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो है वो यही टैगलाइन लेके चलता है, सही भोजन बेहतर जीवन। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी कि स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है बेहतर स्वास्थ्य, का मूल मंत्र है कि आपका खाना सुरक्षित हो, यानी आवश्यकता है बदलते दौर के साथ गुणात्मक सुधार की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे कार्यक्रम और हमारे स्टूडियो में आने के लिए भी धन्यवाद कि आप दिल्ली से चलकर आई। दूरदर्शन हमेशा से ही आपके लिए जन सरोकारी और पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भूमिका निभाता रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य का भी बेहतर ख्याल रखता है। इसलिए बदलते दौर के साथ आज जो जानकारी दी गई है, जब भी आप बाजार जाएं, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, उत्पाद खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं, तो उसमें सिर्फ FSSAI का टैगलाइन नहीं देखें, बल्कि हम कह सकते हैं कि उसमें बारकोड भी एक बार जरूर पढ़ें। खाना सुरक्षित खाएं, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।